तो आपने देखा सेकेंड पेपर में आप जो पॉलिटी वाला पार्ट है उसमें हम लोग फोर्थ यूनिट देखते हैं, इसमें पॉलिटिकल थिंकर्स दिए हुए हैं। तो हम लोग पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में आज शुरू कर रहे हैं, जिन्हें हम राजनीतिक विचारक बोल रहे हैं। सबसे पहले हम राजनीतिक विचारकों में आज पढ़ेंगे कौटिल्य के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग करना क्या है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर, ठीक है, अपने साथ में ये जो हम लोग यहाँ पर पढ़ाएंगे उसको आप नोट्स भी बनाते चलेंगे, और ये आपके पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको यहाँ पर मिलते चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कौटिल्य के बारे में। ठीक है, कौटिल्य के कौन कौन से सिद्धांत हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर कौटिल्य का मंडल सिद्धांत क्या है, सप्तांग सिद्धांत को हम देखेंगे, उनकी षडगुण नीति क्या है, प्रशासन संबंधित उन्होंने क्या सिद्धांत दिए हैं, और भ्रष्टाचार के संबंध में कौटिल्य के विचार क्या क्या हैं। इन चीजों को पढ़ने के पहले मैं आपसे थोड़ा सा कौटिल्य के बारे में बात करूं कि आखिर वास्तव में जो कौटिल्य हैं, ठीक है, इतने प्रासंगिक क्यों हैं। तो कौटिल्य जो है, कौटिल्य को हम और कई नामों से भी जानते हैं, जैसे इन्हीं कौटिल्य को हम बोलते हैं आचार्य चाणक्य, या इन्हीं को हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। अब लोगों के मन में समस्या ये है कि ये विष्णुगुप्त और चाणक्य, ठीक है, फिर कौटिल्य कैसे हुए। तो यहाँ पर अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि ये कुटाल एक जाति हुआ करती थी, जो लोग जगह जगह पर जाकर लोगों से भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किया करती थी। ये ब्राह्मण जाति के हैं, ठीक है। तो यहां से इनका नाम पड़ा क्या, कौटिल्य। कुछ इतिहासकारों का यह मानना था कि कुटिल राजनीति के प्रणेता हैं, इस कारण से इनका नाम कौटिल्य पड़ा, और इसी कौटिल्य से धीरे धीरे अपभ्रंश होता हुआ ये किसमें, कौटिल्य के रूप में ये परिवर्तित होता चला गया। खैर जो भी हो, कौटिल्य जो है, ठीक है, वो एक बेहतरीन राजनेता माने जाते हैं। उन्हें हम चाणक्य बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो राजनीति में जो बहुत अच्छे जानकार होते हैं राजनीति के, उनको संज्ञा दी जाती है कि ये चाणक्य हैं। जैसे भी वर्तमान में अमित शाह जी को भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। इसके पहले जैसे मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह थे, ठीक है, उनको राजनीति का चाणक्य कहा जाता था। तो ये जो चाणक्य हैं, राजनीति के बारे में, राजनीति को जानने और समझने वाले ऐसे महान व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने राजनीति से संबंधित बहुत सारे विचार दिए हैं। इनके जो राजनीति के विचार हैं, वो राजनीति के विचार हमें कहा, एक बुक है, उस बुक का नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र नामक किताब से हमें कौटिल्य की राजनीतिक विचारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अर्थशास्त्र के बारे में आपको बता दूं कि जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, ये संस्कृत भाषा की एक पुस्तक है, जिसमें आप देखेंगे 15 अध्याय हैं, ठीक है, 180 प्रकरण है, ठीक है, और 6000 से के आसपास यहाँ पर श्लोक दिए गए हैं। तो अर्थ का मतलब सामान्यतः क्या होता है, धन से है। लेकिन ये धन जो है यहाँ पर, ठीक है, प्राचीन समय में धन का प्रमुख साधन क्या हुआ करती थी, भूमि, ठीक है। और भूमि के का जो को मैनेज करने का या उसके प्रबंधन से संबंधित जो नीतियां हैं, उन नीतियों को इन्होंने क्या बोला है, अर्थशास्त्र। सिंपल सा जो भी है, अर्थशास्त्र जो है ये एक राजनीति विज्ञान की विषय, राजनीति विषय की पुस्तक है, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसके रचनाकार कौन है, आचार्य कौटिल्य, आचार्य चाणक्य। तो आचार्य कौटिल्य जो है, ये एक ब्राह्मण थे, जो तक्षशिला के क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिलते हैं। इनसे संबंधित एक छोटी सी घटना है। उस घटना में हम ये देखते हैं कि आचार्य चाणक्य जो हैं, ये अपने गुरु के पास जाते हैं शिक्षा लेने के लिए। उनके गुरु ने कहा कि बालक तुम कौन हो। इनका एक उत्तर था कि गुरुदेव, मैं भी यही जानना चाहता हूं कि वास्तव में मैं कौन हूं, मेरा जीवन क्यों है, और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ऐसे दार्शनिक प्रश्नों को सुनकर गुरुजी बहुत प्रभावित होते हैं, और उन्होंने इन्हें तुरंत अपने यहाँ पर दीक्षा देने के लिए रख लिया। और धीरे धीरे वहां पर उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई, और उसके बाद ये अपने देश में आगे निकलते हैं भ्रमण के लिए। इनके जीवन से संबंधित एक ये कौटिल्य कौटिल्य बने कैसे, ठीक है। तो इसके इनके जीवन संबंधित एक घटना है कि इस समय पर नंद वंश में एक महान शासक है धनानंद, ठीक है। धनानंद का मगध के ऊपर साम्राज्य था। धनानंद से इनका एक विषय पर लेकर विवाद होता है। विवाद किससे संबंधित कहानी है, कहानी ये है कि धनानंद ने अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए ब्राह्मण भोज ऑर्गेनाइज करवाया था, और कौटिल्य भी वहां पर पहुंचते हैं। कौटिल्य बिल्कुल कुरूप काले ब्राह्मण थे, ठीक है। धनानंद को लगा कि ये कोई दूसरी जाति का व्यक्ति आ गया है, तो इसने धनानंद ने कौटिल्य का अपमान किया, और उस अपमान से नाराज होकर कौटिल्य ने प्रण कर लिया कि जब तक तुम्हारे वंश का मैं समूल नाश नहीं कर दूंगा, तब तक मैं यहाँ पर अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और वहां से वो निकल रहे होते हैं, उन्हें यहाँ पर चंद्रगुप्त एक मिलता है। चंद्रगुप्त एक छोटा सा बालक, ठीक है, जो टीले पर बैठकर एक खेल खेल रहा है, ठीक है, जिसमें वो एक राजा की भूमिका में
अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाकी सारे जो उसके मित्र हैं वो सेना या जनता के रूप में उसके पास दरबार लगाए बैठे हुए हैं। कौटिल्य उसके प्रतिभा से काफी प्रभावित होते हैं, उसको अपने साथ ले जाते हैं शिक्षा दीक्षा के लिए। और वही चंद्रगुप्त बाद में भारत के सबसे बड़े साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक के रूप में वो उभरता है और यही चंद्रगुप्त मौर्य बाद में, ठीक है, पूरे देश पर शासन करता है। तो यहीं से मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रथम प्रधानमंत्री या यूं कहें प्रधानमंत्री और उनके गुरु कौन है, यही आचार्य चाणक्य या कौटिल्य हैं। तो यह इन कौटिल्य ने यहाँ पर अपने मगध के समकालीन जो यहाँ पर शासन व्यवस्था रही है, ठीक है, उसमें क्या चीजें, कैसे राजा को किस तरह से निर्वाह करना चाहिए, उन सभी चीजों से संबंधित जो राजनीति के सिद्धांत हैं, उन राजनीति के सिद्धांतों को यहाँ पर मेंशन किया है। जो बुक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की खासियत बता दूं, कौटिल्य ने कहीं भी ना तो अपना नाम मेंशन किया है, ना चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मेंशन किया है, ना ही उस मगध साम्राज्य का नाम मेंशन किया है जहां पर ये प्रधानमंत्री के तौर पर हैं। वो एक अन्य पुरुष शैली में लिखी गई एक ऐसी पुस्तक है जो पहले भी प्रासंगिक थी और आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, उसकी प्रासंगिकता आज वर्तमान में भारतीय जो राजनीति आप देख रहे हैं उसके लिए भी और विश्व के पटल पर भी आप इन चीजों को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वेरीफाई कर सकते हैं। ये सारे सिद्धांत आज भी उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी वजह से कौटिल्य जो है आज भी हमारे राजनीति के लिए प्रासंगिक है। तो कौटिल्य की प्रासंगिकता समय बदलता चला गया लेकिन प्रासंगिकता में कोई कमी नहीं आती है, ठीक है। तो कौन कौन से इनके सिद्धांत हैं, एक एक करके हम सारे सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मंडल सिद्धांत की। तो कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है ये मंडल सिद्धांत कुछ बेसिक एजम्पशन पर बेस्ड है। उन एजम्पशंस के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला एजम्पशन आप देखते हैं कि कौटिल्य का ये मानना है कि जो हमारा पड़ोसी होता है वो हमारा एक स्वाभाविक शत्रु होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि जैसे ये भारत है, ठीक है, और भारत का एक पड़ोसी है पाकिस्तान। पाकिस्तान का पड़ोसी है, या भारत का एक पड़ोसी और देख लेते हैं चीन। ये दो भारत के पड़ोसी हो गए, ठीक है। दोनों ही जो पड़ोसी हैं भारत के स्वाभाविक शत्रु हैं, ठीक है। चीन से भी हमारी मित्रता बेहतर नहीं है और पाकिस्तान के साथ भी हमारी मित्रता बेहतर नहीं है, ठीक है ना। आप सब जानते हैं 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तब से लेकर भारत पाकिस्तान की राइवलरी आज न केवल राजनीति के क्षेत्र में, न केवल बॉर्डर के पास, बल्कि जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, इवन क्रिकेट में भी आप देखेंगे ये राइवलरी आपको देखने के लिए मिलती है। कई बार आपने देखा भारतीय खिलाड़ियों के बीच में अच्छा खासा टसल आपको देखने के लिए मिलता है। वो किस वजह से है, ठीक है, ये कौटिल्य के सिद्धांत में आप देख सकते हैं कि हमारा जो पड़ोसी होता है ये स्वाभाविक शत्रु होता है, ठीक है। और दूसरा सिद्धांत अजम्पशन इन्होंने ये माना है कि जो पड़ोसी का पड़ोसी है वो हमारा स्वाभाविक मित्र होता है। जैसे, ठीक है, चाइना का पड़ोसी है रशिया, तो चाइना की रशिया से बिल्कुल भी नहीं पड़ती, ठीक है, लेकिन भारत और रशिया के बीच के संबंध बहुत बेहतर हैं, ठीक है। रशिया हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो दूसरा जो सिद्धांत है, पड़ोसी का पड़ोसी एक स्वाभाविक मित्र होता है, ये भी बिल्कुल सही बैठता है। तीसरा उनका ये कहना है कि दूरी जितनी ज्यादा होगी शत्रुता उतनी ही कम होती है, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए कि एक ये व्यक्ति है, ठीक है, इसका एक पड़ोसी तुरंत ये वाला हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये एक और पड़ोसी हो गया, फिर एक पड़ोसी ये हुआ। तो जो हमारा नियरेस्ट पड़ोसी होगा, सबसे पास का पड़ोसी होगा, उससे हमारे संबंध बेहतर नहीं होंगे। जैसे एक का दो के साथ संबंध बेहतर नहीं होगा, लेकिन ये 3 और 4, ठीक है, तो 1 और 4 के बीच के संबंध जो होंगे वो बेहतर होंगे, ठीक है। या यूं कहें कि इनके बीच 2 और 4 के बीच जो शत्रुता है, उस शत्रुता की जो तीव्रता होगी, ठीक है, वो थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलती है। क्लियर है। तो इस तरीके से उन्होंने ये मंडलों के आधार पर ये सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है। फिर उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में सभी जो मित्रता होती है वो व्यक्तिगत, जो जैसे मान लो कि भारत और चाइना के बीच आप देख रहे टसल है, फिर भी हमारे व्यापारिक संबंध ठीक ठाक हैं, ठीक है। या यूं कहें जैसे अमेरिका है, अमेरिका से हमारी उतनी अच्छी मित्रता नहीं है, लेकिन क्योंकि हमसे वो काफी दूरी पर स्थित है, इस कारण से उससे बहुत ज्यादा शत्रुता भी नहीं है। तुर्की आप देखें, बहुत सारे मुद्दों पर तुर्की और हमारे बीच में मतभेद हैं, लेकिन फिर भी तुर्की के साथ हमारी उतनी ज्यादा शत्रुता नहीं जितनी शत्रुता हमारी पाकिस्तान के साथ में है। ऐसे ही, ठीक है, इन्होंने ये कहा कि जो मित्रता होती है वो परिस्थितियों पर आधारित होती है।
अगर परिस्थितियां ऐसी हैं तो हम किसी के साथ भी मित्रता कर सकते हैं, और हित स्थायी होते हैं, मित्रता कभी भी स्थायी नहीं होती है। ठीक है, तो किसी भी लास्ट इन्होंने कहा किसी भी रिश्ते को हल्के में नहीं लेना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे देखें कि हम ये हमेशा से मानते आए हैं कि रसिया जो है हमारा एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड रहा है, ठीक है, लेकिन आप देखते हैं कि 2014 के बाद जब भारत में सत्ता परिवर्तन होता है तो रशिया के जो राष्ट्रपति हैं श्री व्लादिमीर पुतिन, वो पाकिस्तान जाते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं जैसे श्रीलंका में चाइना ने कंट्रोल बढ़ाया अपना, वहां का जो बंदरगाह है उस क्षेत्र पर अपना निर्माण कार्य बढ़ाना शुरू किया, या नेपाल की जो राजनीति उस नेपाल की राजनीति में भी चाइना ने इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके की जो घटनाएं अगर हमारे आस पड़ोस के क्षेत्रों में या किसी ऐसे दूसरे देशों के साथ दो देशों के बीच संबंध बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा किसी भी रिश्ते को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, आपको सोचना चाहिए कि आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, उन घटनाओं का कारण जानने की कोशिश करना चाहिए इंसान को। तो इस तरीके से इन्होंने ये सिद्धांत एक्सप्लेन किया है, और इन सिद्धांतों को उन्होंने, ठीक है, मंडल के आधार पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, तो वो कैसे उन्होंने मंडल बनाया है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि किसी भी केंद्र में आपको एक राजा देखने के लिए मिलेगा। इस राजा को इन्होंने कहा है बिजिगिशु। ठीक है, और ये एक राजा है, और इस बिजिगिशु के तुरंत पड़ोसी जो होगा, ठीक है, ये जो होगा वो हमारा शत्रु होगा। शत्रु को हिंदी में बोलते हैं अरि। फिर इन्होंने बताया कि शत्रु का जो पड़ोसी होगा वो हमारा मित्र होगा। तो ये जो है मित्र, हमारे मित्र का जो पड़ोसी होगा वो हमारा तो उतना ज्यादा शत्रु नहीं होगा, लेकिन हमारे शत्रु का मित्र होगा। इसे हम क्या बोलेंगे? अरिमित्र बोलेंगे। ये है अरिमित्र। उसके बाद देखेंगे, ठीक है, यहां जो होगा ये होगा हमारे मित्र का मित्र, इसे हम बोलते हैं मित्र मित्र। और सबसे बाहर की ओर आप देखेंगे, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं अरिमित्र मित्र। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि सामने की ओर जो है इस तरीके के ये राजा होंगे। तो हमारा जो सबसे नियरेस्ट जो स्टेट होगा वो क्या होगा हमारा, ठीक है, शत्रु होगा, जिसे इन्होंने अरि कहा है। अरि के पास का जो होगा वो उसका पड़ोसी है, तो उसका मित्र नहीं हो सकता है। तो हमारे शत्रु का जो पड़ोसी है, ठीक है, वो हमारा अच्छा मित्र होगा, और हमारे मित्र के पास का जो पड़ोसी होगा वो हमारे शत्रु का अच्छा मित्र होगा। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि इस यहाँ पर, ठीक है, टोटल ऐसे इन्होंने 11 राजाओं की 12 राजाओं के बारे में बात की है। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे एक बिजिगुशु है, ठीक है, और बिजिगुशु को हमने क्या नाम दिया? राजा। और बिजिगुशु का तुरंत वाला जो है वो क्या कहलाएगा? हमारा शत्रु कहलाएगा, जिसे अरि कहा है। अरि के बाद मित्र, फिर अरिमित्र, मित्र मित्र, और फिर अरिमित्र मित्र। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर ये समझ, इस डायग्राम से समझने की कोशिश की है। तो ये सामने की ओर आपको इतने यहाँ पर शासक देखने के लिए मिलते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। सामने की ओर आपको 6 शासक या 6 राजा आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, जो ये हैं। अब उल्टा उसी के अपोजिट आप जब पीछे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको 4 राजा देखने के लिए मिलते हैं। वो 4 राजा कौन कौन से हैं? ठीक है, इनको इन्होंने कहा है पार्श्व निग्रह, पार्श्व निग्रह, आक्रंद, पार्श्व निग्रह सार और आकरंद सार। ठीक है, तो ये जो 4 राजा हैं वो हमारे जो बिजिगिक्षु है उसके पीछे की ओर आपको ये 4 शासक देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 2 राजा ऐसे हैं जिनको इन्होंने उदासीन और मध्यस्थ कहा है। उदासीन का मतलब जो न्यूट्रल हो,
जो ना हमारी ओर ना किसी दूसरे की ओर। जैसे विश्व के पटल में हम देखते हैं तो जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड ने अपने आप को न्यूट्रल डिक्लेयर किया है, वो उदासीन है, वो किसी भी युद्ध में किसी भी देश की सहायता नहीं करेगा, अपने किसी भी पड़ोसी की वो मदद नहीं करेगा। ऐसे ही जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया में आप देखें ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान ने भी अपने आप को यहाँ पर न्यूट्रल डिक्लेयर किया है। अब जैसे हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जैसे नेपाल है, ठीक है, नेपाल का पड़ोसी कौन है आपका, चाइना। और दूसरी ओर क्या है, दूसरी बड़ी पावर कौन सी, इंडिया है। तो नेपाल चाहता तो है कि वो तटस्थ हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, लेकिन वो न्यूट्रल नहीं हो पा रहा, ठीक है। वो क्या है, यहाँ पर बफर स्टेट है, ठीक है। तो बफर स्टेट का मतलब ये है कि दो बड़ी शक्तियों के बीच में स्थित एक छोटी सी शक्ति, या एक दो बड़ी राज्यों के बीच में स्थित एक छोटा सा राज्य, ठीक है। लेकिन नेपाल की कंडीशन ऐसी कि 1950 में भारत और नेपाल के बीच में एक संधि हुई थी। उस संधि प्रस्ताव में यह कहा गया कि अगर कभी भी युद्ध की परिस्थिति बनती है तो उस युद्ध की परिस्थिति में हम नेपाल की भूमि को यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज नेपाल लैंड, ठीक है, फॉर मिलिट्री एक्टिविटीज अगेंस्ट चाइना, ठीक है। ऐसे जैसे तिब्बत है, तिब्बत के साथ भी हमारे संबंध अच्छे थे, ठीक है, लेकिन चाइना ने तिब्बत पर जबरदस्ती अधिकार कर रखा है, तो इस कारण से वो तिब्बत को तो हम यहाँ पर शामिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन नेपाल है, भूटान है, इन राज्यों के साथ हमारे राजनयिक संबंध काफी बेहतर हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर एक मध्यस्थ या बफर स्टेट के रूप में काम कर रहे हैं। उदासीन का सिंपल सा मतलब युद्ध के दौरान यदि अन्य देश किसी देश की स्थिति को तटस्थ मान लेते हैं और युद्ध में दोनों देशों को अपने क्षेत्र में समान पहुंच दे देते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं, इन्हें हम तटस्थ बोलते हैं। एग्जाम्पल देखा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के अलावा आप देखेंगे मध्य एशिया में आपका ताजिकिस्तान, ऐसे ही बफर स्टेट के रूप में, ठीक है, आपने हम देखते हैं नेपाल है, ठीक है, भूटान है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से इनकी लैंड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका मंडल सिद्धांत है, ठीक है। और उसके बाद मंडल सिद्धांत के बाद कौटिल्य का जो दूसरा प्रमुख सिद्धांत आता है, हम बात कर रहे हैं किसकी, सप्तांग सिद्धांत की। सप्तांग जो है ये संस्कृत का एक शब्द है, ठीक है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, सप्त और अंग। तो सप्त और अंग जो है, सप्त का मतलब होता है संख्या में 7, संख्या में 7 जो है वो सप्त, और अंग जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं वैसे ही किसी राज्य के 7 प्रमुख अंग बताए गए हैं। तो कौन कौन से वो 7 प्रमुख अंग हैं वो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि राजा, अमात्य, जनपद, किला, कोष, दंड से या सेना, और लास्ट जो है वो मित्र है। तो इन्हें हम जब अपने मानव शरीर के अंगों से कंपेयर करते हैं तो कौन कौन से वो अंग हैं जो हमारे शरीर में इंपॉर्टेंट हैं और उसी तरीके से राज्य के लिए भी वहां पर इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो जैसे राजा है, तो राजा को उन्होंने हमारे शरीर के सिर से तुलना की है, तो राजा की तुलना कौटिल्य ने, ठीक है, सिर से की है। दूसरा आप देखेंगे अमात्य, तो अमात्य को इन्होंने क्या बोला है, मंत्री, मंत्री जो है वो हमारे राज्य की आंखें हुआ करते हैं, ठीक है। मंत्री के अलावा आप देखेंगे जनपद, तो जो जनपद जो है वो हमारे क्या है, पैर हैं, जनपद लोगों के पैर, ठीक है। पैर में आप देखेंगे जंघाएं, ठीक है। वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर दुर्ग, दुर्ग यानी कि जो किला है, किले को इन्होंने क्या बोला है, भुजाएं। इसके अलावा आप देखें कोश, कोश यानी कि मुख, तो कोश की तुलना इन्होंने मुख से की है। इसके अलावा जैसे कान है, कान की तुलना इन्होंने, ठीक है, हमारे मित्रों से की है, और आर्मी को इन्होंने हृदय से रिप्रेजेंट किया है। इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं जिससे कि आपको ये चीजें प्रॉपर तरीके से याद हो पाए, ठीक है। तो जैसे आपने देखा राजा, तो राजा की तुलना इन्होंने किससे की है, सिर से की है। अमात्य जो है वो हमारी आंखें हैं, ठीक है। जनपद जो है वो हमारी जंघा, थाइज या पैर, ठीक है। किला जो है इसकी तुलना इन्होंने किससे की है, भुजा से की है, ठीक। कोश यानी कि मुख, दंड यानी कि सेना, ठीक है, और सेना का इन्होंने यूज किया है किसे, हार्ट से, हृदय, और मित्र जो है वो हमारे कान होते हैं। तो इस प्रकार से मानव शरीर के जो ये 7 अंग होते हैं, जिस तरीके से इन 7 अंगों के प्रमुख काम है, वैसे ही कौटिल्य ने राज्य के इन 7 अंगों के बारे में भी उतना ही इंपॉर्टेंस की बात की है। एक एक करके 7 अंगों को हम यहाँ पर देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की है, ठीक है, कि जो सप्तांग सिद्धांत है, सप्तांग सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, ठीक है। एक राजा को चाहिए कि राजा को, ठीक है, दो तरीके यहाँ पर, राजा और ऋषि दोनों तरीके के मूल्यों को धारण करना चाहिए,
ठीक है, इसके लिए उन्होंने राजा को राजर्षि सिद्धांत के नियमों का पालन करने की वकालत की है। इसका मतलब ये है कि राजा जो है वो कठिन परिस्थितियों में कड़े से कड़े नियम बनाकर दंड का विधान भी लागू करे, लेकिन ऋषियों की भांति उसे वेलफेयर के कामों को भी यहाँ पर करना चाहिए। ऐसे वेलफेयर के काम जैसे बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था करवाएं, ठीक है, महिलाओं के लिए यहाँ पर चिकित्सा, स्वास्थ्य, एजुकेशन की व्यवस्था करवाएं, ठीक है, राज्य की बेहतरी के लिए, लोगों के रोजगार के लिए यहाँ पर व्यवस्था कराई जानी चाहिए, ठीक है, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उन जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता के विकास के बारे में यहाँ पर राजा को हमेशा सोचना चाहिए और उसी के अनुसार यहाँ पर नीतियों का निर्माण करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बताया है कि राजा के अंदर, ठीक है, धैर्य होना चाहिए, बुद्धिमानी होनी चाहिए, राजा को संयमित होना चाहिए, पावर भी होनी चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, तेजस्वी और प्रजापालक व्यक्ति ही यहाँ पर राजा हो, जो जनता की कल्याण की कामना रखता हो। ऐसा नहीं कि वो नारा दे कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आए तो दो चार का विकास, बाकी सबका सत्यानाश। तो इस तरीके की जो अवधारणा है वो राज्य के लिए आवश्यक नहीं मानी गई है। तो उन्होंने कौटिल्य का यही कहना है कि राजा के अंदर ये कुछ विशेष गुण हो जिनके माध्यम से वो यहाँ पर बात करे, काम करे। फिर दूसरा उन्होंने बताया कि राजा को काम करने के लिए काम के समय में उसको कुछ सलाह की भी आवश्यकता होती है। तो सलाहकार कैसे होना चाहिए? जैसे हमारी आंखें होती हैं, आंखें हमें पूरी दुनिया दिखाती हैं, वैसे ही जो मंत्री है वो मंत्री राजा की आंखें हैं। मंत्री को चाहिए कि राजा को सही और गलत में अंतर करना सिखाए। मंत्री को चाहिए कि अगर राजा कहीं पर कुछ गलत कर रहा है तो उस गलत को बताए कि साहब आप ये काम गलत कर रहे हो, ठीक है, आपको ये वास्तव में करना चाहिए। राज्य में कोई भी काम हो रहा है, कुछ भी दुराचार हो रहा है, कुछ घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को आपको प्रॉपर तरीके से सही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। मनगढ़ंत या राजा को खुश करने वाली नीतियों का बखान नहीं करना चाहिए। इतिहास में हम एक घटना की उल्लेख करते हैं। आपने पढ़ा होगा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय का एक बहुत ही विद्वान शासक था, ठीक है, तुगलक वंश का था, ठीक है, लेकिन उसकी जो प्रजा है, उसके मंत्री हैं, उससे काफी डरते थे। कारण ये था कि वो बहुत ज्यादा विद्वान था और अपने से ज्यादा विद्वान वो किसी दूसरे को लगाता नहीं था। इस कारण से उसने कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई। जैसे उसने एक योजना बनाई, राजधानी दिल्ली को दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया जाए। उसकी महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी थी। वो चाहता था कि मंगोलों के आक्रमण से राजधानी को और जनता को बचाया जाए, ठीक है, साथ ही साथ जो हिंदू मुस्लिम संस्कृति जो है उसको पूरे मतलब दोनों क्षेत्रों में बराबर तरीके से विकसित किया जाए। यही वजह कि आप दक्षिण भारत में देखते हैं मुस्लिम सभ्यता का विकास होने पाया। लेकिन उसकी जो योजना थी, उसकी योजना में किसी ने सलाह नहीं दी। उसने कहा पूरी जनता भी राजधानी के साथ दौलताबाद जाएगी, उसका पूरा खर्चा कौन उठाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक उठाएगा। खजाने पर वजन बढ़ा और उसके कारण से वो कोलैप्स कर गया। तो एक नीति वो थी, तो जिसका हर्जाना उसको भुगतना पड़ा। दूसरा, उसने यहाँ पर बाद में राजधानी जब दौलताबाद शिफ्ट किया, देखा कि ये और भी समस्या का विषय यहाँ पर है, फिर से राजधानी को रिट्रांसफर करता है, कहाँ? दिल्ली। तो पहली योजना फ्लॉप हो गई। दूसरी योजना इसने बनाई कि उस समय पर चांदी का अकाल पड़ा, तो उसने कुछ टोकन करेंसी चलवाई। आप बोल सकते हैं जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उसने भी डीमोनेटाइजेशन किया। लेकिन यहाँ पर जो डीमोनेटाइजेशन हुआ तो वो अलग था, उस समय का डीमोनेटाइजेशन अलग था। उसने प्रचलित मुद्रा को वापस नहीं लिया, उसके बदले उसने तांबे के और कांसे के सिक्के चलवा दिए। लोगों ने घरों में उसकी टकसालें खोल ली, घरों में खूब मिंटिंग कर करके सिक्के बेचना, मतलब यूज करना शुरू कर दिए, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ गया, लोगों पर सिक्कों की भरमार हो गई। अंतिम में उसे मजबूर होकर टोकन करेंसी को बंद करना पड़ा और उसके बाद फिर से उसने जो सिक्के मार्केट में थे उनको वापस करवा कर उसने नए सिक्के लोगों को चांदी के दिए। इससे राजकोष पर वजन बढ़ा, ठीक है। फिर उसने यहाँ पर जीएसटी लगवा दिया, मतलब जीएसटी नहीं, उसने टैक्स में वृद्धि कर दी थी। दुआब के जो क्षेत्र है उन दुआब के क्षेत्रों में वृद्धि कर दी कि राज्य को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को जनता से टैक्स के द्वारा वसूल लिया जाएगा। अच्छी योजना थी, वो भी चाहता था जीएसटी लगाकर जनता से ज्यादा पैसा वसूल लिया जाए, ठीक है। लेकिन उसकी जो योजना है वो उतनी सफल नहीं हो पाई, कारण उसी समय अकाल पड़ गया। और अकाल पड़ने के कारण क्या हुआ? जनता उससे नाराज हो गई। टैक्स बढ़ने के कारण लोगों के पास खाने के पास पैसे नहीं थे। लोगों ने विद्रोह कर दिया, पूरे राज खजाने को लूटने की शुरुआत की गई। जहां पर शाही अन्नागार रखे गए थे उन अन्नागारों को लूट लिया गया। जब उसे वास्तव में पता चला कि समस्या है तो उसने अपने जो टैक्सेशन की ग्रोथ थी या जो टैक्स में वृद्धि की थी उसको वापस ले लिया। लोगों को वहां पर मुआवजे दिए, दीवाने को ही जैसी यहाँ पर डिपार्टमेंट्स का स्टैब्लिशमेंट किया गया, जिससे जनता के विकास की योजनाएं बनाई गई। तो इस तरीके से मंत्री जो, क्योंकि मंत्री वहां पर उसकी सहायता नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इस कारण से वो अपनी मनमानी कर रहा है या उसे सही और गलत में अंतर नहीं कर पा रहा है।
तो कभी भी अगर राजा कुछ काम गलत कर रहा है तो राजा की गलती में हमें हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। ऐसा मंत्री हो, ठीक है, जो निडर हो, ठीक है, और राज्य की प्रमुख नीतियों के निर्माण में राजा को वो सलाह देता रहे, ठीक है। इसलिए अमात्य को भी बुद्धिमान, संयमशील, निडर और बागपटु होना चाहिए। मतलब बोलने की उसकी शैली ऐसी कि राजा उससे नाराज भी ना हो और वो धीरे धीरे अपनी बातों को भी यहाँ पर कह ले। बीरबल जैसा, जो अकबर को बड़ी सी बड़ी बात उदाहरणों के माध्यम से, चुटकुले और कहानियों के माध्यम से समझा दिया करता था। तो इस तरीके का के अमात्य की यहाँ पर कौटिल्य ने कल्पना की है। फिर तीसरा उन्होंने बताया है जनपद। जैसे जनपद जो है वो हमारे पैरों से इसको कंपेयर किया गया है। जैसे हमारे पैर हमें खड़े होने में हमारी सहायता करते हैं, वैसे ही राज्य के लिए जनपद, राज्य के वृद्धि और विकास के लिए जनपद का सशक्त होना बहुत मजबूत है, जरूरी है। वही जनपद सशक्त होगा जहां पर प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक मात्रा में देखने के लिए मिलेंगे, जहां पर नदियां हों, खेत हों, पहाड़ हों, जिससे वन संपदा वहां पर बेहतर तरीके से देखने के लिए मिले। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों के आधार पर, ठीक है, इन्होंने बताया कि जनपद का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा होता है। क्लियर है ना? एक बार जल्दी से आप उसको थोड़ा सा देखेंगे, ठीक। तो जनपद का ये इंपॉर्टेंस, दोनों के साथ युद्ध कर पाएंगे, ठीक है। तो अगला जो यहाँ पर देख रहे हैं वो है कि आपका किला। तो किला जो है सप्तांग सिद्धांत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। जैसे हमारी जो भुजाएं होती है हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं, वैसी जो किला है वो राज्य को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इसलिए उन्होंने कौटिल्य ने किला की तुलना हमारी भुजाओं से की है, ठीक है। चार प्रकार के किलों के बारे में उन्होंने बात की है। किला कैसा होना चाहिए? एक किला ऐसा हो जिसे उन्होंने नाम दिया है क्या? औदिक दुर्ग, ठीक है। औदिक दुर्ग वह है जो चारों ओर पानी से घिरा होता है, ठीक है। दूसरे किले की बात की उन्होंने कहा पर्वत किला। यह किला चारों चट्टानों और पत्थरों के बीच में घिरा होता है। तीसरा इन्होंने बताया है धानवन किला। तो जो धानवन है, ऐसा किला जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता हो। और चौथा है आपका वन किला, जिसके चारों तो और वन ही वन हो, जंगल ही जंगल हो, एक घना जंगल, ठीक है, जहां पर शत्रु सेना आसानी से प्रवेश ना कर पाए। तो इस प्रकार के किलों की यहाँ पर ये व्याख्या करते हैं। अब जैसे देखो, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मगध। मगध के सशक्त होने के पीछे उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी या उसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी वो बहुत मायने रखती है। कैसे? ठीक है, मगध एक ऐसे पहाड़ी नुमा क्षेत्र पर स्थित था, ठीक है। आप देखें मगध की दो राजधानी, एक आपका राजगृह या राजगीर, दूसरा आप देखते हैं मगध की राजधानी जो है पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र जो है वो तीन और नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। गंगा, सोन और पुनपुन नदियों के बीच घिरा हुआ पाटलिपुत्र। वहीं दूसरी ओर आप राजगृह देख रहे हैं जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, दुर्गम जंगलों के बीच में स्थित ये क्षेत्र, जहां पर शत्रु सेना बड़ी आसानी से प्रवेश नहीं कर सकती थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने किले की महत्व को बताया है। जैसे हमारी भुजाएं हमारी रक्षा करती, वही जो मजबूत किला है वो राज्य की यहाँ पर रक्षा करता है। तो किलों को भी मजबूत होना चाहिए। 4 प्रकार के किलों के बारे में उन्होंने बताया है। फिर उन्हें कोष के बारे में बताया। कोष का मतलब है, ठीक है, इंग्लिश में आप बोलते हैं ट्रेजरी। तो कोष जो है यहाँ पर हमारे मुख से इसका संबंध है। जैसे आपने एक कहावत सुनी है, दोहा है, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी का एक बहुत फेमस ये दोहा है। तो मुख जो है वो हमारे, कोष जो है हमारे, ठीक है, मुख के समान है। जैसे मुख जो है भोजन ग्रहण करता है और सारे अंगों को बराबर, ठीक है, पोषण प्रदान करता है। ऐसा नहीं कि आप राइट हैंड है तो आपका राइट हैंड ज्यादा ग्रो करेगा, लेफ्ट हैंड थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, वो सारे अंगों को बराबर तरीके से पोषण देता है और शरीर के वृद्धि और विकास के लिए हमारा मुख हमारी सहायता करता है। वैसे ही, ठीक है, ट्रेजरी जो होती है इस राज्य के संपूर्ण विकास के लिए,
न केवल सेना के लिए बल्कि जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती हैं, वो कहाँ से होगी? राजकोष से होती है। तो जैसे जो टैक्स वगैरह जो हम देते हैं ना, तो टैक्स देना जरूरी है। इससे क्या होगा? राज्य कोष में वृद्धि होगी, और वो राज्य कोष जो है जनता की भलाई के लिए, वेलफेयर की जो स्कीम्स है, डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, विकास के जो महत्वपूर्ण कार्य जैसे रेलवे है, रोड है, एयर है, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी सरकारी योजनाएं बनाई जाती हैं, जिससे सरकारी अस्पताल खुलवाए जाते हैं, जिसके हॉस्पिटल बनवाए जाते हैं, आपका स्कूल ओपन की जाती है। तो ये जो जितने भी महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी कार्य हैं, वो राजकोष से ही संभव हो पाते हैं। इसलिए इंसान को टैक्स देना चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि कोष जो है राज्य को और उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। जन कल्याण के कार्य करने के लिए, साथ ही साथ जो सेना होती है, सेना को वेतन देने के लिए भी यहाँ पर कोष का होना बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पर भी ये राजा की और राज्य की हेल्प करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने कोष के महत्व को बताया है। अगला जो महत्व है वो किसका है? आपका सेना का। तो सेना जो है, सेना के माध्यम से राजा जो अपनी स्थिति को मजबूती प्रदान कर सकता है। किसी भी विद्रोह को, जैसे अभी आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश, ये मणिपुर में अच्छा खासा विद्रोह चल रहा है, तो उस विद्रोह को सेना के द्वारा खत्म किया जा सकता है। जैसे कश्मीर में आप देखते हैं, कश्मीर में लगातार आर्मी वहां पर लगी हुई है, तो वहां के जो अलगाववादी संगठन है, वो जो देश के खिलाफ कुछ यहाँ पर एक्टिविटी करते, तो उन एक्टिविटीज से स्ट्रगल करने में, उनसे लड़ने में जो सेना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध होती है। इस प्रकार से उन्होंने सेना के महत्व को कौटिल्य ने यहाँ पर बताया है। लास्ट है यहाँ पर कान। जैसे कान हमारी सुनने में हमारी सहायता करते हैं, वैसे हमारे मित्र होते हैं। मित्र जो हमारे कान की तरह होते हैं, ठीक है, जो हमारे बुरे समय में हमारी सहायता करते हैं, साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर वो हमें सलाह भी देते हैं। न केवल सलाह बल्कि अपनी सेना, अपना धन, हर तरीके से, अनाज के तौर पर वो हर तरीके से यहाँ पर हमारी सहायता करते हैं। तो हमारे पास मित्र भी ऐसे होने चाहिए। क्लियर है? तो ये जो 7 प्रमुख अंग हैं, यही कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रमुख सार है। ठीक है, फिर कौटिल्य ने युद्ध के बारे में बताया कि युद्ध कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि किसी भी राजा को, ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए हमेशा यहाँ पर प्रयास करना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए यहाँ पर युद्ध नीति का होना बहुत जरूरी है। युद्ध के लिए उन्होंने क्या बताया है? ठीक है, ये 3 प्रकार के विशेष युद्धों का इन्होंने वर्णन किया। एक है पराक्रम युद्ध, यानी कि ओपन वार, 1 to 1, जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच, ये खुला युद्ध है। ठीक, दूसरा है आपका कूटनीतिक युद्ध, जिसे हम गुरिल्ला वारफेयर के नाम से जानते हैं। आप देखेंगे जैसे महाराणा प्रताप हैं या छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, इन्होंने जो मुगलों की सेना के साथ युद्ध लड़ा है, क्योंकि डायरेक्ट युद्ध नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनके पास शक्ति और संसाधन कम थे। इस वजह से छोटपुट ऐसी घटनाएं छिपकर हमला करते थे, लूटपाट करते, वापस आ जाते थे। इस तरीके की जो युद्ध नीति है उसे हम क्या बोलते हैं? गुरिल्ला। और तीसरा होता है आपका तूष्णीम, मूक युद्ध, यानी कि यहाँ पर कोल्ड वॉर आप बोल सकते हैं। ठीक है, जहां पर हम, जैसे भारत और चाइना के बीच में कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं है, यहाँ पर जो युद्ध है वो कैसा है? आपका डिप्लोमेसी। ठीक है, यहाँ पर हम जैसे हम चाइना की प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कर रहे हैं, उनकी एप्लीकेशंस को, उनकी जो टेक इंडस्ट्री है उसको हम बाइकआउट कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक तरह से छद्म युद्ध है, जिसे इन्होंने तूष्णीम का नाम दिया है। तो कौटिल्य 3 प्रकार के युद्धों की यहाँ पर व्याख्या करते हैं। ठीक है, उसके साथ में युद्ध में 3 प्रकार की विजय की भी बात करते हैं। एक है आपका धर्म विजय, जहां पर युद्ध के नियमों को मानते हुए युद्ध करें और युद्ध में विजय प्राप्त करें, उसे इन्होंने क्या बोला है? धर्म विजय। दूसरा है आपका लोभ विजय। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं? इसमें शत्रु सेना को आप लालच दे दें, ठीक है, और उसको अपनी सेना में शामिल कर लें। ठीक है, अब ऐसी बात है, पूरी सेना हमारे साथ शामिल हो जाएगी तो युद्ध किससे होगा? तो लोभ विजय ये है। ठीक है, तीसरा है आपका असुर विजय। ठीक है, जिसमें चालाकी करके या गलत तरीकों का प्रयोग करके, जैसे आप देखो जो मुगल शासक या जो तुर्की यहाँ पर भारत पर आक्रमण करते हैं, उन्होंने भारतीय शासकों को इसी असुर विजय के माध्यम से यहाँ पर उन पर विजय प्राप्त की है। कभी भी उन्होंने डायरेक्ट युद्ध करके या सीधे सीधे युद्ध में, जैसे अंग्रेज हैं, अंग्रेज भी कभी सीधे युद्ध में, ठीक है, भारतीय सफल नहीं हो पाते। तो उन्होंने हमेशा क्या किया? चालाकी का, गलत तरीके से यहाँ पर नियमों को बनाकर, ठीक है, ये भारतीय शासकों को अपने कंट्रोल में लिया है। तो इस तरीके का युद्ध किसे इन्होंने क्या बोला है? इसमें विजय को असुर विजय इन्होंने कहा है। तो विजय ये हुई। फिर उन्होंने षड्गुण सिद्धांत के बारे में बताया है कि राजा के अंदर, ठीक है, 6 प्रकार के गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण है? एक संधि। तब हमें संधि का प्रस्ताव अपनाना चाहिए जब हम ये देखें कि सामने वाली जो शक्ति है वो हमसे ज्यादा पावरफुल है, हमें उसके साथ संधि कर लेनी चाहिए। जैसे आप देखिए, शिमला समझौता सुना होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ।
तो शिमला समझौते में इसलिए हुआ कि पाकिस्तान कमजोर देश, उसने देखा कि भारत ताकतवर है, तो उसने भारत के साथ यहाँ पर समझौता कर लिया। तो इसे हम बोलते हैं क्या, संधि। दूसरा है विग्रह। जब आपको ये लगे कि आप मजबूत हो गए हैं, तो आप दुश्मन देश के ऊपर आक्रमण कर दें, यानी कि संधि को तोड़ दें, इसे इन्होंने क्या बोला है, विग्रह। तीसरा है आपका आसन। ठीक है, शत्रु क्षेत्रों के आसपास सेना को तैनात कर देना। जैसे आप देखते हैं, ठीक है, भारत और चाइना के बीच या भारत और पाकिस्तान के बीच में जो राइवलरी है, उसके कारण से जो बॉर्डर एरिया है, उन बॉर्डर एरिया में आप देखेंगे चाइना ने अपने बॉर्डर पर, हमने अपने बॉर्डर पर, ठीक है, पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर पर, हम लोगों ने अपने बॉर्डर पर, ठीक है, अपनी सेना को वहां पर खड़ा कर दिया है। तो इसे क्या बोलते हैं, आसन। कभी भी यहाँ पर विषम परिस्थिति आए, ठीक है, या हमारे अनुकूल परिस्थितियां आए, हम उन पर अटैक कर दें, तो इसको इन्होंने आसन का नाम दिया है। अगला है आपका यान। ठीक है, इसका हिंदी मतलब होता है लामबंदी। ठीक है, दुश्मन के इलाके के पास सैन्य अभ्यास। जैसे आप देखो कि पाकिस्तान अगर कोई हमारे खिलाफ कोई एक्टिविटी करता है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, वहां पर एक वॉर एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। या जैसे अभी आपने देखा चाइना के जो अलायंस, मतलब विपक्षी दल हैं, जैसे जापान के साथ हमने, अमेरिका के साथ हमने यहाँ पर युद्धाभ्यास किए हैं। तो दुश्मन सेना के बॉर्डर के आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है, युद्धाभ्यास, ये भी जो है एक कूटनीतिक चाल होती है दुश्मन सेना को कमजोर करने के लिए। तो इसे हमने यान नाम दिया। तो इस तरीके का उपयोग करके भी आप दुश्मन को यहाँ पर थोड़ा सा डरा सकते हैं। ठीक है, उसे हमारी शक्ति का एहसास होगा और वो हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। ठीक है, फिर अगला है आपका समाश्रय। उन लोगों के साथ हाथ मिलाना जिनके उद्देश्य समान हो। जैसे क्वाड, आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्वाड देश। क्वाड जो है 4 देशों का समूह है, ठीक है, जिसमें इंडिया भी मेंबर है। तो ये सारे 4 देश ऐसे हैं जो चाइना के खिलाफ हैं। इन सबका उद्देश्य एक जैसा था। इन एक समान उद्देश्यों ने चाइना के अगेंस्ट एक संगठन बना लिया, जिसको हम लोगों ने क्वाड नाम दे दिया। ऐसे विश्व के पटल पर आपको बहुत सारे ऐसे संगठन देखने के लिए मिलते हैं। जब हमारा विरोधी एक ही हो, तो एक समान उद्देश्यों को रखने वाले देश आपस में एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। ठीक है, और लास्ट है आपका द्वैध भाव। ठीक है, इसका मतलब कुछ समय के लिए एक दुश्मन के साथ दोस्ती और दूसरे के साथ दुश्मनी। ठीक है, एक साथ कभी भी 2 मोर्चों पर लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। जैसे आप देखें कि हमारे दो और जो है 2 अलग अलग दुश्मन बैठे हैं, पाकिस्तान और इधर चाइना। ठीक है, अब दोनों से अगर हम एक साथ युद्ध करना शुरू कर दें, ठीक है, तो हमारे पास इतना ना रिसोर्सेस है, ना इतनी सेना है कि हम दोनों से एक साथ लड़ाई लड़ पाए। तो इसमें हमें क्या है, यहाँ पर डिप्लोमेसी बनाकर रखनी पड़ती है। तो कई बार हम देखते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जब हम लड़ रहे होते हैं, चाइना से हमारे जो व्यवहार हैं या रिलेशन है वो काफी ठीक होते हैं। तो इस तरीके से ये कहा गया है कि द्वैधी भाव में आपको 2 तरीके की नीति अपनानी चाहिए। भले दोनों ही दुश्मन हो, लेकिन एक के साथ आपको दोस्ती कर लेनी चाहिए, दूसरे के साथ दुश्मनी। तो इसके लिए क्या करें, जो पावरफुल है उससे दोस्ती कर लो, जो कमजोर है उसके ऊपर दुश्मनी चलने दो। ठीक है, तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको अपने कंट्रोल में ले लो। ठीक है, फिर उन्होंने एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की। तो कौटिल्य के सद्गुण नीति के बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण कि एक कल्याणकारी राज्य के लिए क्या चीजें होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजा नाम च हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्य प्रजा नाम तु प्रियम हितम। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। राजा को हमेशा प्रजा की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जो कुछ राजा को प्रिय हो वो उसे अपना हित ना समझे, बल्कि जो प्रजा को प्रिय हो उसे वो अपना हित समझे। ठीक, जैसे आज की राजनीति आप देखते हैं, तो राजनीति में राजा ने नियम बना दिए, ठीक है, सरकार ने नियम बना दिए कि ये नियम है, आज रात के 12 बजे से लागू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी भी राजा को या नेता को ये नहीं सोचना चाहिए। उसको हमेशा ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर, ठीक है, प्रजा के हित के लिए जो नियम हो वो जरूरी है। जो राजा के लिए जरूरी है, राजा के को संतुष्ट करने के लिए, उसकी तुष्टिकरण के लिए जो नियम जरूरी है, वो इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। इंपॉर्टेंस क्या रखता है यहाँ पर, जनता का कल्याण। जन कल्याण के लिए जनता ने आपको यहाँ पर चुना है और आपको उसी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यहाँ पर प्रयासरत रहना चाहिए। अब राजा को अगर टैक्स भी लेना, तो टैक्स ऐसे लेना चाहिए जैसे सूर्य जो है वो बादलों से लेता है, सूर्य जो है वो पानी से लेता है, समुद्र से लेता है। ठीक है, आप देखते हैं कि सूर्य जब पानी लेता है, भाप बनकर जो ऊपर जाते हैं पानी, वो कोई नहीं देख पाता है, लेकिन जब वही बादल के रूप में पूरी धरती पर गिरता है, पूरी दुनिया उसे देखती है और बहुत खुशहाल महसूस करती है। तो राजा को भी इसी तरीके से यहाँ पर टैक्स लेना चाहिए, जैसे सूर्य जो है वो जल स्रोतों से पानी ग्रहण करता है। ठीक है, कहते हैं ना, बरसत करसत लख न कोई,
एक ऐसा प्रमुख तुलसीदास जी का बहुत बहुत फेमस चौपाई है, ठीक है। उसी के आधार पर जैसे एक घटना मुझे याद आ रही है, जहां पर भरत जो है राजपाट कर रहे हैं और राम जी से मिलने जंगल जाते हैं। तो राम जी ने कहा कि बताओ जनता का हाल चाल कैसा है, जनता वहां पर कैसे काम कर रही है, ठीक है। तुम वहां पर टैक्स ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, और अगर टैक्स ले रहे हो तो किस तरीके से यहाँ पर तुम टैक्स ले रहे हो। तो भरत ने बताया कि टैक्स ले रहे हैं, जनता टैक्स दे रही, राज्य बढ़िया खुशहाल है। तो उन्होंने भरत को सलाह दी कि आपको टैक्स किस तरीके से लेना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जैसे सूर्य जो है, ठीक है, अपने जल स्रोतों से पानी ग्रहण करता है, वैसे ही राजा को जनता से टैक्स लेना चाहिए, कि मतलब जनता को बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े, और अब उस टैक्स को लेकर जनता की भलाई के लिए आप कार्य करें, जिससे जनता को खुशहाली मिले, जनता खुश हो वहां पर। तो इस तरीके से टैक्स की अवधारणा को इन्होंने बताया है, ठीक है। फिर उन्होंने 6 प्रकार की सेनाओं का वर्णन किया है। एक है आपका मॉल सेना, जो नागरिकों से बनी हुई सेना थी। भृत सेना, जो किराए पर ली गई सेना थी। श्रोणी, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रदेशों में रखी गई सेना। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे पड़ोसी राज्य हैं जहां पर हमारे दुश्मन देश की सीमाएं लगती हैं, उन सीमाओं पर भी हमने अपने सेनाओं को रख रखा है, ठीक है। आठविक, जो जंगली क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो सेना है, ठीक है, उसको इन्होंने आठविक कहा है। मित्र सेना और शत्रु सेना। इसके अलावा हस्ती सेना, अश्व सेना का भी इन्होंने उल्लेख किया है कि किसी भी राज्य में युद्ध के लिए या वहां की परिस्थितियों के लिए हाथी और घोड़ों पर भी सेना का होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। फिर भ्रष्टाचार के बारे में कौटिल्य का विचार है। उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार से जीभ पर रखे हुए शहद या विष के संबंध में कोई चाहे कि ये बोले कि मैं इसका स्वाद ना लूं, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे ही आप जीभ पर कोई भी पदार्थ रखेंगे, उसका स्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भ्रष्टाचार के बारे में कहा है कि जो एक मंत्री होता है, जो राज्य सेवा में लगे हुए कर्मचारी होते हैं, वो हमेशा कोष के बीच में उपस्थित होते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें उन्हें इसके बारे में जानकारी ना हो। थोड़ा बहुत करके वो धन का आहरण व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए भी करते हैं। जैसे आप देखो, बहुत सारे सरकारी अधिकारी हैं, उनको सरकार के द्वारा बहुत सारी यहाँ पर संपत्तियां, सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे ऑफिस आने के लिए गाड़ी उपलब्ध करवा दी गई, लेकिन उस गाड़ी का उपयोग वो अपने व्यक्तिगत निजी कार्यों के लिए भी करते हैं। तो यही उन्होंने कहा है, कौटिल्य ने कहा है कि ये जो भ्रष्टाचार है, वो आप इसको पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे मान लो मछली जो है, ठीक है, पानी में रह रही है और वो पानी पी रही होती है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता। वैसे ही, ठीक है, यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है, ठीक है, जो व्यक्ति होता है वो जो समाज के राज्य की सेवा में लगा हुआ है, वो भी ऐसा ही है, ठीक है। वहां से थोड़ा बहुत कोष तो आहरण करता रहता है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता, ठीक है। तो उन्होंने कहा है भ्रष्टाचारियों के लिए कि भ्रष्ट कार्मिकों के मुंह पर गोबर और राख लगाकर गांव में उन्हें घुमाना चाहिए, ठीक है। और ये घोषणा कर दी जानी चाहिए कि उन्होंने किस तरीके का कुकृत्य किया है, जिस कारण से उनके साथ ये यहाँ पर व्यवहार किया जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार को लेकर इनका कौटिल्य का विचार है, ठीक है। तो कौटिल्य जो है, ये इनकी प्रासंगिकता जो है आपको हर एक क्षेत्र में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो कौटिल्य जो है, ये इनके प्रमुख सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों के अलावा कौटिल्य की जो समकालीन समय में चाणक्य की जो शिक्षाएं हैं, कौटिल्य की शिक्षाएं, उनकी प्रासंगिकता क्या है, ठीक है। तो आज आप देखेंगे शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है, नेतृत्व और संचार में मानव प्रकृति को डेवलप करने के लिए, रणनीतिक विचार और कूटनीति के लिए, नेतृत्व और शासन में नैतिकता और सदाचार के लिए, वित्तीय स्थिरता और धन प्रबंधन की भूमिका, साथ ही साथ प्रभावी नेतृत्व और सामाजिक कल्याण के लिए जो कौटिल्य के विचार हैं, वो बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ये कौटिल्य वाला जो सेशन रहा है, इसमें हम लोगों ने ये देखा, ठीक है, कि कैसे यहाँ पर कौटिल्य जो है, उनके सिद्धांत हैं जो वर्तमान की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। वो दोहा मैं आपको बता देता हूं, वो दोहा क्या था। बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखै न कोय, तुलसी प्रजा स्वभाव ते, भूप भानु सो होय, ठीक है। तो उनका ये कहना है कि सामाजिक व्यवस्था जो है, सामाजिक व्यवस्था में बहुत सारी विषमताएं हैं,
उन विषमताओं के बावजूद भी, ठीक है, राजा को जनता से टैक्स लेना चाहिए और टैक्स लेने का तरीका क्या क्या हो, ठीक है, वो ऐसा होना चाहिए जैसे जो बादल होते हैं, ठीक है, समुद्र से या जल स्रोतों से पानी लेता है, सूर्य जो है वो पानी से लेता है, लेकिन ठीक है, जब वही बादल बनकर धरती पर वर्षा करते हैं तो लोग देखकर उससे आनंदित होते हैं। लेकिन जब पानी भाप बनकर ऊपर जा रहा था तो किसी ने नहीं देखा, ठीक है, लेकिन बरसते हुए पानी को सब देखते हैं। वैसे ही राजा की योजनाएं होनी चाहिए। राज्य की जो योजनाएं हैं वो ऐसी हों कि टैक्स ऐसा लगाओ कि लोगों को उसका बर्डन ना महसूस हो, लेकिन जब वहां पर कल्याणकारी योजनाएं बनाएं, ठीक, जनता की बेहतरी के लिए यहाँ पर स्कीम्स बनाएं, तो वो जो लोगों को दिखाई देना चाहिए, उससे जनता में खुशी की लहर पैदा होनी चाहिए, जनता को अपने राजा के ऊपर विश्वास पैदा होना चाहिए। तो इस तरीके की योजनाओं के बारे में, ठीक है, यहाँ पर कौटिल्य ने बात की है। तो आज के लिए हम अपना सेशन यहीं पर रोकते हैं, ठीक है, मिलते हैं हम अगले सेशन में जहां पर हम एक नए राजनीतिक विचारक के साथ आपके पास उपलब्ध होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।